हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बढ़ाते हैं अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डिस्कशन को आगे, और आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे एक्सचेंज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी के बारे में। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी और मॉडिफिकेशन इन फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी गया है और एक्सपेक्टेड चांसेस बनते हैं कि यहाँ से कुछ एडवांस क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाए। तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि ये एक्सचेंज और मॉडिफिकेशन जो है फाइनेंशियल लायबिलिटी का, ये क्या होता है। जैसे सपोज करिए आप आपने लेंडर से जो है वो बोरोविंग ली, है ना, आपने लेंडर से बोरोविंग ली। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश आप वो बोरोविंग को टाइम पर रीपे नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, या फिर मान लीजिए कि मार्केट में गिरते इंटरेस्ट रेट को देखते हुए आपको ऐसे लग रहा है कि ये तो बहुत ही गड़बड़ काम हो गया, हमको तो बहुत महंगा लोन मिल गया। तो हम कई बार ऐसे बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं, लेंडर को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई एक काम कीजिए, आप हमारा ये वाला लोन स्क्वायर ऑफ कर दीजिए और हमको नया लोन दे दीजिए। राइट। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये इंड एस कहता है कि उनकी अकाउंटिंग किस प्रकार से होनी चाहिए। भाई सीधी बात है कि अगर हम जो टर्म्स को रीनेगोशिएट कर रहे हैं, हमारे जो लोन की बोरोविंग्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको हम जब रीनेगोशिएट करते हैं लेंडर के द्वारा, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन से क्या चीज जनरेट होती है। आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मॉडिफाई हो रहा है, या एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका ऑल टुगेदर क्लोज होकर एक नया कॉन्ट्रैक्ट ही बन रहा है। तो इसके लिए इंड एस बहुत ही शानदार चीज जो है वो अपने को बताता है। एक टेस्ट होगा इसके अंदर, वो टेस्ट अपने को करना पड़ेगा। वो टेस्ट करेंगे और वो टेस्ट करने के बाद में जो उसके रिजल्ट होंगे, उस रिजल्ट के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि फाइनेंशियल लायबिलिटी का जो ये एक्सचेंज हुआ है, ये क्या मॉडिफिकेशन कहलाएगा या फिर ये आपका एक प्रकार से ऑल टुगेदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। एक्सटिंग्विशमेंट जिसको हम कहते हैं कि पुरानी लायबिलिटी को खत्म कर देना और नई लायबिलिटी को क्रिएट कर देना। तो इसके लिए सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको समझाता हूं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके, और फिर बाद में हम इसकी प्रैक्टिकल की बात करेंगे। देखिएगा, मेनी टाइम्स एंटिटीज रीनेगोशिएट टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग डेट विद द लेंडर्स इन इंडिया। दिस इज पॉपुलरली नोन एज स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है ना, इस चीज को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। जैसे हमारे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होते हैं ना, कि कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रिस्ट्रक्चर करती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ, अमालगमेशन हुआ, है ना, मर्जर्स एंड डीमर्जर्स हुआ। वैसे ही दोस्तों जो आपके जो लेंडर्स होते हैं और उनके जो लेंडर के जो क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनके बीच में ये इंडिया में कॉमनली देखा जाता है कि बहुत सारे रीनेगोशिएशंस होते रहते हैं। आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, वो रिवाइज होती रहती है। ये इंडिया में पॉपुलर चीज है, क्योंकि सब लोगों के पास में क्या होता है कि एक प्लानिंग एलिमेंट जो है वो कई बार सही से काम नहीं करता, कि भाई अपने पास में फंड्स की कभी अवेलेबिलिटी नहीं है, कभी मार्केट प्राइस के फ्लक्चुएशन से डर लगता है। तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हम सब लोग ये क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। ठीक है ना। समटाइम्स एंटिटीज अप्रोच देयर लेंडर्स टू रीनेगोशिएट टर्म्स ऑफ देयर डेट व्हेन दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ द फॉलिंग इंटरेस्ट रेट रिजाइम। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए कि आपकी मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो गिर रही है, आपने लोन ले लिया 18% पे, अब जो रेट हो गई है वो हो गई है 15%, और वो कंटिन्यूअसली गिरती जा रही है। तो आपको चिंता सता रही है कि यार बहुत महंगा हो गया, एक काम करते हैं, इस लोन को खत्म कर देते हैं, वापस लौटा देते हैं बैंक को जितना भी बचा है ना, और आज कुछ पैसा ले देके कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं नए टर्म्स के बेसिस के ऊपर, है ना। तो कहता है इन अकाउंटिंग टर्म्स सच सिचुएशंस नीड टू बी इवैल्यूएटेड। अब यहाँ पे इंड एस का कहना है कि भैया ऐसे इनको ऐसे ही आपको नहीं चेक करना है, आपको बहुत ध्यान से इसके ऊपर बहुत केयरफुली चीजों को समझना पड़ेगा। और वो ये है कि यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे क्या आप, तो यहाँ पे हमको जो इवैल्यूएट करना है, टू डिटरमाइन वेदर द ओरिजिनल डेट इज एक्सटिंग्विश्ड। क्या आपका ओरिजिनल डेट एक्सटिंग्विश हो गया है, या मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ओरिजिनल डेट को तो हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे पूरा का पूरा, क्योंकि वो तो गया, और नया डेट जो है उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे। लेकिन इसके लिए हमें करना पड़ेगा इवैल्यूएशन। तो सर ये इवैल्यूएशन जो है वो कैसे होगा, तो ये स्टैंडर्ड हमको बताएगा कि ये इवैल्यूएशन कैसे होगा। देखिएगा जरा, now as per paragraph number so and so of Ind AS 109, an exchange between an existing borrower and lender of debt instruments with substantially different terms। अब देखो Ind AS क्या कहता है,
substantially different terms shall be accounted for as, यानी अगर आपके बोरोवर और लेंडर के बीच में, बोरोवर और लेंडर के बीच में जो टर्म्स रीनेगोशिएट हुए हैं वो सब्सटैंशियली डिफर करते हैं। अब सर ये सब्सटैंशियली का मतलब क्या होता है, क्योंकि सब्सटैंशियली का मतलब तो हमें पता ही नहीं है ना, क्योंकि सब्सटैंशियल को डिफाइन करेंगे तभी तो अपने को पता चलेगा ना कि वो एक्सटिंग्विश हुआ कि नहीं है। तो कहता है कि अगर सब्सटैंशियली डिफरेंट टर्म्स है तो दैट विल बी अकाउंटेड एज एन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड द रिकॉग्निशन ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी। यानी यहां पर आपको करना क्या है कि जो ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसका तो एक्सटिंग्विशमेंट, मतलब वो आपसे एक्सटिंग्विश हो चुकी है, हटाना पड़ेगा आपको उसके बुक से, और नई फाइनेंशियल लायबिलिटी का आपको रिकॉग्निशन करना पड़ेगा। ये है इसकी अकाउंटिंग। लेकिन सर ये बात चलो समझ में तो आ गई कि कैसे मालूम पड़ेगा कि टर्म्स एंड कंडीशन सब्सटैंशियल है कि नहीं है। तो कहता है सिमिलरली अ सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी और अ पार्ट ऑफ इट वेदर और नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फाइनेंशियल डिफिकल्टी ऑफ द डेटर शैल बी अकाउंटेड एज मेंशन्ड अबव एज पर एप्लीकेशन गाइडेंस इन पैराग्राफ 3.3.6b of Ind AS 109 the terms are substantially different if। अब यहां पे आपको ये कह रहा है कि सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन का मतलब अब समझिए कि होता क्या है। ठीक है, मतलब अगर ये सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन हुआ है तो ये होगा आपका एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई छोटा मोटा परिवर्तन है तो पुराना वाला डेट कंटिन्यू रहेगा और आप उसी के अंदर कुछ चेंज वगैरह करेंगे। तो ये कहता है पॉइंट नंबर ए। अब इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, कोई चीज नहीं आए तो समझिए, पूछिएगा। कहता है देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज अंडर द न्यू टर्म्स, यानी अगर आपने अपने फाइनेंशियल लायबिलिटी के कॉन्ट्रैक्ट को बैंक से मान लो मॉडिफाई करवा लिया तो आपके कैश फ्लो बदलेंगे, नए वाले कैश फ्लो आ जाएंगे, है ना। कुछ भी चेंज हो सकता है भाई, कैश फ्लो में जो भी चेंज हुआ है आप नए वाले कैश फ्लो को एक बार कंसीडर करिएगा, कंसीडर द न्यू कैश फ्लो एंड एनी फीस पेड। आपने कोई फीस पे करी है, क्योंकि देखिए रीनेगोशिएशन होता है तो बैंक ऐसे खाली तो बैठा नहीं है, बैंक एक सर्विस देता है आपको। ये रीनेगोशिएशन की भी एक सर्विस है जहां पे आपको एक सर्टन फीस जो है वो देनी पड़ेगी और वो सर्टन फीस आप देंगे तो ही रीनेगोशिएशन होता है। तो कहने का मतलब कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो आएगी, फीस लगेगी, है ना। और यदि नेट ऑफ एनी फीस रिसीव्ड, यदि आपको कोई फीस मिल रही है तो आपको उसको क्या कर देना है, कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट कर देना है ना। तो जैसे कि अपन ने फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी में देखा था कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है उसको अपन एडजस्ट कर देते हैं, ये वही चीज है। देने वाले के लिए वो खर्चा लगेगा और लेने वाले के लिए वो फीस जो है वो इनकम हो जाती है ना, बट वो कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट कर देती है। लेकिन देखिएगा दोस्तों, इन सारी चीजों को अभी अपने को कंक्लूजन नहीं निकालना है कि इसको कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट करना है या इनको पीएनएल में डालना है। इनके दो ही तो काम हो सकते हैं ना। आपको याद है तो ये सारे के सारे खर्चे कहां जाते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटी के कैरिंग अमाउंट के अंदर जाके बैठ जाते हैं ये, और धीरे धीरे अमोर्टाइज होते हैं। या फिर दूसरा क्या होगा इनका ट्रीटमेंट कि ये प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, खर्चे के अंदर चले जाएंगे। बट कब खर्चा बनेगा, कब कैरिंग अमाउंट में जाएगा, इसके लिए पूरा टेस्ट समझना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। देखिएगा दोस्तों, फीस पेड और फीस रिसीव्ड की प्रेजेंट वैल्यू वही होगी जो आपका दिया हुआ है। जैसे क्योंकि फीस आप रीनेगोशिएशन के दिन ही पे कर रहे हो तो उसकी कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं होती है, इनकी कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकलेगी। मैं आपको बता देता हूं, प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकाली जाएगी बस, और किसी की प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि ये जो फीस पेड है ना और ये जो फीस रिसीव्ड है, ये फीस पेड और रिसीव्ड उसी दिन होगी। समझ रहे हो ना। कोई ऐसे नहीं है कि भाई फीस आप बाद में दे देना, अगर फीस बाद में भी देनी हो तो फिर बाद में उस फीस की भी अपने को क्या निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जनरली ये फीस पेड और फीस रिसीव्ड ये है आपका रीनेगोशिएशन के दिन ही ये पेमेंट किए जाते हैं, इसलिए इनका प्रेजेंट वैल्यू सेम वो का वही रहेगा जो इनके ट्रांजेक्शन वैल्यू में लिखा है। नाउ अब आपको क्या करना है, ये नया कैश फ्लो है, इसे आपको डिस्काउंट करना है। क्या करना है, डिस्काउंट करना है आपको, डिस्काउंटेड यूजिंग द ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से आपको इन नए कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है। अच्छा, इसका मतलब सर हमारी जो पुरानी वाली EIR चल रही थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, है ना, उसी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से हमें इन नए टर्म्स एंड कंडीशन वाले कैश फ्लो को क्या करना है, डिस्काउंट करना है। बताइए बॉक्स जो ए में बातें लिखी हुई है क्या आपको ये समझ में आई है?
ठीक है ना। और डिटेल में समझ में आएगी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक बार के लिए आपके कॉन्सेप्ट सही हो जाए, क्लियर हो जाए, आप चीजों को देख पाए यहाँ पे अच्छे तरीके से, उसके लिए बता दीजिएगा कि ये बात आपको समझ में आई क्या। ओके, तो यहाँ पे आ रहे हैं कि हाँ जी सर समझ में आ गई ये बात। चलिए फिर बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट। लेस, आपको ये वाली प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस करना है, लेस करना है। क्या लेस करना है आपको यहाँ पे? डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग कैश फ्लोज ऑफ द ओरिजिनल फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ओरिजिनल फाइनेंशियल लाइबिलिटी को बिना छेड़े हुए, है ना, बिना हाथ लगाए हुए उसकी जो भी प्रेजेंट वैल्यू आती है, लेट्स से कि अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी ओरिजिनली चल रही थी, है ना, तो आपके अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के हिसाब से आपके फाइनेंशियल लाइबिलिटी की कैरिंग वैल्यू क्या है? मॉडिफिकेशन रीनेगोशिएशन के दिन, है ना, जब टर्म्स एंड कंडीशन आप रीनेगोशिएट कर रहे हैं, तो आपकी ओरिजिनल फाइनेंशियल लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट क्या है उसको देखना है। इसका मतलब न्यू वर्सेस ओल्ड, इन दोनों को कंपेयर करना है आपको। न्यू वर्सेस ओल्ड दोनों को आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। और कंपेयर करना है तो इसका मतलब डिफरेंस आएगा। अब यही डिफरेंस कहता है कि इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ बी, मतलब यही तो था हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स से कि अगर मैं आपको ये कहूं कि हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट आ रही है 10 रुपए, ओके, और हमारे न्यू कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट आ रही है लेट्स से 15 रुपीज। आगे बात समझ में? तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। 15 में से आप 10 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा इनका कितना? 5 ना। 5 को आपको क्या करना है? टेस्ट करना है कि ऑन द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी ये कितना परसेंटेज है? ये है 50%। और इस सर 50% चेंज, इट इज नोन एज सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। अब ये तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि थ्रेशोल्ड आपको कहां रखनी है? 10% और उससे ज्यादा, 10% और उससे ज्यादा। इसका मतलब सीधी बात है 10% को लेते हुए उससे ज्यादा जितना भी अपसाइड के अंदर आपका चेंज आ रहा है, ये सारा का सारा चेंज कहलाएगा कि आपने तो सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन किया है। और इन केस ऑफ सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन योर एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग विल अप्लाई ओवर हियर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग? यू नीड टू डी-रिकॉग्नाइज द ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड री-रिकॉग्नाइज द न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी विद न्यू कैरिंग वैल्यू एंड न्यू फेयर वैल्यू। समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं आपको, है ना। और स्टैंडर्ड ने काफी लॉजिकल बात कही है कि यदि पुराने कॉन्ट्रैक्ट में अगर 10% और उससे ज्यादा का परिवर्तन होता है तो आपका ये कहलाएगा एक्सटिंग्विशमेंट। अदरवाइज सर, अच्छा चलो मान लो ये 15 और 10 की बजाय अगर ये ऐसा होता कि ये जो ये वैल्यू आ रही है ये आपकी आ रही है सर जी 10.5, ठीक है, 10.5 आ रही है ये, और हमारी पुरानी जो लाइबिलिटी है उसकी वैल्यू है 10, तो इस केस के अंदर इसका परसेंटेज क्या होगा? 0.5 डिवाइडेड बाई 10, 0.5 डिवाइडेड बाई 10। तो ये कितना परिवर्तन है? ये तो सर 5% ही परिवर्तन है। अब ये 5% परिवर्तन है तो क्या इसको सब्सटैंशियल परिवर्तन, चेंज, सब्सटैंशियल चेंज कहा जाएगा क्या? नहीं, ये सब्सटैंशियल चेंज नहीं कहलाएगा। इसका मतलब अगर हमारे पास में बॉक्स नंबर ए और बॉक्स नंबर बी के कैरिंग अमाउंट अगर अवेलेबल है तो हम ये डिसीजन ले तो सकते हैं कि सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है या नहीं है। बस अब ये बॉक्स ए को अपन को प्रैक्टिकली करना है, बॉक्स बी तो हम कर ही चुके हैं, क्योंकि बॉक्स बी में तो जो हमारे एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है वही चलेंगे, है ना। बॉक्स बी के अंदर हमें कोई फर्दर कैलकुलेशन करने की दरकार नहीं पड़ेगी, सारी की सारी कैलकुलेशन आपको ए वाली सीखनी है। बॉक्स ए के अंदर जो डेटा है ना उसकी कैलकुलेशन हमें सीखनी है। पहले आप ये बताओ कि क्या आपको मैं अगर ए और बी का डेटा और सप्लाई कर दूं, नंबर सप्लाई कर दूं, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं ना कि ये सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है या नहीं है? बताइए, सब्सटैंशियल टर्म्स के अंदर ये चेंज है या नहीं है? और अगर सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन हुआ तो हम उसका क्या अकाउंटिंग करेंगे? एक्सटिंग्विशमेंट की अकाउंटिंग करेंगे, मतलब पुरानी लायबिलिटी हटा देंगे और नई लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर देंगे। बता दीजिए। यस, ओके, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सर ये वाली बात अपने को समझ में आ गई, लेकिन सर ये करते कैसे हैं? तो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, चिंता ना करें। पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। देखिए आगे कहता है, इफ एन एक्सचेंज ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म इज अकाउंटेड फॉर एज एन एक्सटिंग्विशमेंट एनी कॉस्ट और फीस। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ऐसा होता है तो आपके कोई भी खर्चे और कोई भी फीस यदि
आपकी इनकर होती है, दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द गेन और लॉस ऑन द एक्सटिंग्विशमेंट। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, गेन लॉस ऑन एक्सटिंग्विशमेंट का दर्जा देना पड़ेगा, क्योंकि सीधी बात है जब पुरानी लाइबिलिटी ही आपकी खत्म हो गई है ना, और पुरानी लाइबिलिटी जब आपकी खत्म हो गई है यानी आपने उस चीज को खत्म करने के लिए ही वो पैसा दिया था, तो पुरानी लाइबिलिटी ही खत्म हो गई, तो उसके ऊपर अब किए गए खर्चे यानी रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर किए गए एक्सपेंसेस वो प्रॉफिट लॉस में जाके राइट ऑफ होंगे। कहां पे जाके राइट ऑफ होंगे, प्रॉफिट लॉस में जाके राइट ऑफ होंगे, क्योंकि ये खर्चा हमने क्या किया है दोस्तों, ये खर्चा हमने इसलिए किया है ताकि हम उस चीज का एक्सटिंग्विशमेंट कर सकें। तो जो लाइबिलिटी ही अब हमारे बुक्स में नहीं रही उसको हम क्या करेंगे, उसके ऊपर किए गए खर्चे को क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे, है ना। एंड इफ द एक्सचेंज और मॉडिफिकेशन इज नॉट अकाउंटेड फॉर एज एन एक्सटिंग्विशमेंट, यदि वो 10% वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होती, any cost or fees incurred adjusted against the carrying amount of the liability and are amortized over the remaining term of the modified liability। अगर मतलब ऐसा नहीं होता तो सर, अगर एक्सटिंग्विशमेंट नहीं होता तो आपका पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट ही कंटिन्यू रहता, और पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको ना दोबारा से रिवाइज्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करनी पड़ती। बताइए क्यों। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये एक्सटिंग्विशमेंट नहीं होता ना, तो ये सारी की सारी कॉस्ट को हम पुरानी लाइबिलिटी के वैल्यू में एडजस्ट करते, और जब पुरानी लाइबिलिटी के वैल्यू में एडजस्ट करते तो ये स्टैंडर्ड कहता है यू नीड टू रिकम्प्यूट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अब वाई, अब आपसे ये पूछा जाए क्यों, तो बताइए क्या आंसर होगा उसका। सीधी सी बात है, अरे कैरिंग वैल्यू बदल गई ना। अगर आपकी कैरिंग वैल्यू आ रही है लेट्स से एक्स, अब आप कहोगे सर एक्सटिंग्विशमेंट तो हुआ नहीं, तो अब मेरा खर्चा तो लग गया, इस खर्चे का क्या करूं। खर्चे को ट्रांजैक्शन कॉस्ट में सॉरी खर्चे को आपको कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, इफ द एक्सचेंज और मॉडिफिकेशन इज नॉट अकाउंटेड फॉर एज एन एक्सटिंग्विशमेंट एनी कॉस्ट और फीस इनकर्ड एडजस्टेड अगेंस्ट, या सॉरी क्या लिखा हुआ है, एडजस्ट अगेंस्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी। अगर आप कैरिंग अमाउंट के अंदर किसी चीज का एडजस्टमेंट करेंगे दोस्तों, तो आपकी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी वाली से इंटरेस्ट अगर आप लगाते जाएंगे तो आपकी टेबल मैच नहीं होगी, क्योंकि लाइबिलिटी के तो कैरिंग अमाउंट जो है वो बदल चुका है ना। तो अभी ये चीज सारी चीजों को एक बार आप कंसेप्चुअली समझ लीजिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर आपको और इसके ऊपर ग्रिप आने लग जाएगा, है ना। तो देखिए नाउ दैट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर द रिमेनिंग टर्म ऑफ द मॉडिफाइड लाइबिलिटी, और उसको आपको क्या करना है, मॉडिफाइड लाइबिलिटी का जो भी रिमेनिंग टर्म होगा उसमें वो अमोर्टाइज हो जाएगी, क्योंकि आज अगर आप उसको कैरिंग अमाउंट में जोड़ेंगे तो फ्यूचर की ईआईआर निकालेंगे, फ्यूचर की ईआईआर निकाल के आप उसकी जो कैलकुलेशन है वो करेंगे, तो अपने आप ही वो फ्यूचर में धीरे धीरे करके, जैसे पुराने समय में राइट ऑफ होती थी कि कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट के अंदर जुड़कर, वैसे ही वो आज आने वाले बचे हुए समय के अंदर राइट ऑफ हो जाएगी, है ना। तो ये दो चीज जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। अगर सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग, substantial modification of existing debt or replacement of existing debt with new debt having substantially different terms, तो कहता है extinguishment accounting करनी है। अब substantially different का मतलब क्या हो गया, 10% वाला टेस्ट। substantially different का मतलब हो गया 10% प्लस प्लस वाला 10%, इसलिए लिख देता हूं, और मोर टेस्ट, ठीक है ना। अगर ये टेस्ट पास हो जाता है तो फिर एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग होगी, और एक्सटिंग्विश अकाउंटिंग होगी तो आपका जो भी कॉस्ट और फीस लगेगा किसी भी चीज को आपको क्या करना है, प्रॉफिट लॉस में लेके जाना है, P&L में उसको आपको लेके जाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब हमारा वो पुराना लाइबिलिटी ही नहीं रहा, उसकी हमने एक्सटिंग्विशमेंट कर दी है, उसको हमने त्याग दिया है, हटा दिया है उसको हमारे एंटिटी से, है ना। लेकिन यदि मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पुराना ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसी को बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, है ना। तो दैट इज नोन एज मॉडिफिकेशन, अगर वो अपनी 10% वाली जो टेस्ट है वो पास नहीं होता। तो ये जो 10% वाला टेस्ट है इसको कहते हैं कि यहाँ पे तो पास हो गया ये, ठीक है, और ये वाला टेस्ट यहाँ पे फेल हो गया। तो अगर टेस्ट फेल हो गया तो फिर बाद में एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग ना लगकर क्या लगेगी, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगेगी, और यहां पे जो भी हम कॉस्ट और फीस इनकर करेंगे ये आपके कैरिंग अमाउंट ऑफ द लायबिलिटी में एडजस्ट हो जाएगी, एंड दैट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर द रिमेनिंग टर्म ऑफ द मॉडिफाइड। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, if the 10% test is passed, principle of extinguishment accounting are applied, that is de-recognition of the existing liability। ये है आपके अकाउंटिंग स्टेप, जब हम लोग एंट्री पास करेंगे ना उसके स्टेप्स दिए गए हैं। आपको पुरानी लाइबिलिटी को डी-रिकॉग्नाइज करना है, इसका मतलब आपको लाइबिलिटी को डेबिट कर देना है, यानी आपको लाइबिलिटी को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है।
ठीक है। रिकग्निशन ऑफ न्यू और मॉडिफाइड लाइबिलिटी एट इट्स फेयर वैल्यू, क्योंकि जब नया लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो ऑल टुगेदर वो न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है, जब भी आप पहली बार किसी लाइबिलिटी का या एसेट्स का रिकॉग्निशन करते हो, अगर वो एफएल और एफए हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी और फाइनेंशियल एसेट्स, तो आपको उसे कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, आपको उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और रही बात फेयर वैल्यू क्या होती है, उसके अंदर आपको कोई भी फीस वगैरह जो है इनकर्ड डायरेक्टली रिलेटेड टू द न्यू लाइबिलिटी, उसको उसके अंदर एडजस्ट करना है। अच्छा सर, दो प्रकार की फीस लगी, एक एक्सटिंग्विशमेंट करने के लिए पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसलेशन का, और एक ऐसा खर्चा लगा जो सिर्फ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है नए लोन फैसिलिटी को लेने का। तो जो नया खर्चा आपका लगा है ना, मान लीजिए नया प्रोसेसिंग फीस लग गया जो आपके न्यू लोन के ऊपर आपका चार्ज किया जा रहा है बैंक के द्वारा, तो ऐसी कंडीशन में नया जो भी आपका एक्सपेंसेस है ना, वो आपको नए लोन की कैरिंग अमाउंट में क्या करना है, एडजस्ट करना है ना। पुराने वाले खर्चे तो आपको पूरे के पूरे पीएनएल में डाल देने हैं, लेकिन न्यू फैसिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है वो सिर्फ न्यू फैसिलिटी का होना चाहिए, तो आपका वो क्या होगा, कैरिंग अमाउंट में जुड़ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो यहां पर आपको न्यू लाइबिलिटी जो है उसको रिकॉग्नाइज करना है, तो आपकी न्यू लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, है ना, अपने कैरिंग अमाउंट के ऊपर क्रेडिट हो जाएगी। फिर कहता है अब ये एंट्री हो सकता है ना मैच हो, क्योंकि पुरानी लाइबिलिटीज तो आपकी चली गई, नई लाइबिलिटीज आपकी जनरेट हो गई, तो इसके अंदर गेन लॉस आ सकते हैं। गेन लॉस आएगा, डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द ओल्ड लाइबिलिटी और फेयर वैल्यू ऑफ द न्यू वन। तो अब ये जो भी गेन लॉस आएगा, इसको आपको कहां पे डालना है, इसको आपको प्रॉफिट लॉस में अकॉर्डिंगली या तो डेबिट करना है या फिर क्रेडिट करना है ना। इसको आपको प्रॉफिट लॉस में या तो डेबिट कर देना है या क्रेडिट कर देना है। फिर कहता है देखिए, रिकॉग्नाइजिंग यानी इंक्रीमेंटल कॉस्ट और फीस इनकर्ड फॉर द मॉडिफिकेशन, ठीक है, अगर मॉडिफिकेशन के लिए कोई अगर आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर कर रहे हो, ठीक है, एंड नॉट फॉर द न्यू लाइबिलिटी, तो ये सारी चीजों को आपको प्रॉफिट लॉस में रिकॉग्नाइज करना है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी आप जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो आप सेटल कर रहे हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट का आपका मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफिकेशन इन द सेंस क्या कि वो एक्सटिंग्विश हो गया है ना, वो चला ही गया है, तो उससे रिलेटेड कोई भी कॉस्ट आपकी लगती है तो उसको पीएनएल में डालना है। तो ये हो गया आपका एक्सटिंग्विशमेंट एक्सपेंसेस, है ना, ये हो गया आपका एक्सटिंग्विशमेंट एक्सपेंसेस हो गया एक प्रकार से। इसको हमें कहां पे ट्रांसफर करना है, पीएनएल, इसको प्रॉफिट लॉस में अपने को डेबिट कर देना है। फिर कहता है कैलकुलेटिंग अ न्यू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर द मॉडिफाइड लायबिलिटी व्हिच इज देन यूज्ड इन फ्यूचर पीरियड। अब आपको यहाँ पे जो भी नया आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको क्या कर देना है, नया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। सीधी बात है, जो आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट है उसका तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो न्यू ऑल टुगेदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। तो ये सारे इसके स्टेप्स हो गए। नाउ fair value of the new or modified liability is estimated based on the expected future cash flow of the modified liability, discounted using the interest rate at which the entity could raise debt with similar terms and conditions in the market। कहने का मतलब आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो वही होनी चाहिए जो आपकी फेयर इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए आपकी, है ना। तो वो अपने जो इनिशियल रिकॉग्निशन वाले सारे रूल्स जो है ना, वो नई लाइबिलिटी के रिकॉग्निशन पे लग जाते हैं। तो जब भी आप नई लाइबिलिटी का रिकॉग्निशन कर रहे हो, है ना, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग हो रही है, तो आपको न्यू लाइबिलिटी को पहली बार रिकॉग्नाइज करना है। तो पहली बार रिकॉग्नाइज करना है तो आपको सारे के सारे वही रूल्स लगाने पड़ेंगे, वही प्रिंसिपल्स लगाने पड़ेंगे, सॉरी, कि जो हमने पहले सीखे थे। ठीक है ना। बताइए, यहां तक आपको बात समझ में आ गई? इसके बाद में देखो मैं आपको अब इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं, ध्यान से समझिए। हाँ जी, जनवरी 20X0 को XYZ लिमिटेड इशू 10 ईयर बॉन्ड्स फॉर ₹10 lakhs। इसके इंटरेस्ट रेट क्या है, 10% है, पेबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। यानी यहां पर हमारे जनवरी X0 को ये 10 साल की जो बॉन्ड है 10 लाख रुपए वाले, इसके ऊपर 10% हमारा इंटरेस्ट का खर्चा आता है। बॉन्ड्स आर रिडीमेबल ऑन 31 दिसंबर X9। तो X0 से लेकर X9 तक का ये गैप हो गया है। 9 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये बेसिकली, और इस 9 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें हर साल 10% ब्याज देना है 10 लाख रुपए के ऊपर। नो कॉस्ट और फीस आर इनकर्ड। तो हमने जब ये बॉन्ड्स इशू किए थे तो कॉस्ट फीस इनकर नहीं की इन लोगों ने, हालांकि ऐसा होता नहीं है, देखिए कॉस्ट फीस तो लगती है,
बट इन लोगों के सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा इलस्ट्रेशन फ्रेम कर दिया कि भाई चलो ठीक है, कोई कॉस्ट फीस वगैरह नहीं लगी है, नहीं तो वो EIR वगैरह निकालना पड़ जाएगा। तो कहता है इसीलिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज देयर फॉर 10%। क्या कह रहा है? इसलिए हमारी जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? 10% है। नाउ 1 Jan 20X5 को 1 Jan 20X5 को आफ्टर 5 years XYZ Limited and the bond holders agree to a modification in accordance with which, अब देखिएगा 5 साल बाद में यहां पर क्या हुआ, दोनों पार्टीज के बीच में एक काम मतलब समझौता हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये जो मॉडिफिकेशन वर्ड है ना, ये मॉडिफिकेशन वर्ड एक्सटिंग्विशमेंट के लिए भी यूज कर लेते हैं अपन, और उसको मॉडिफिकेशन के लिए भी यूज कर लेते हैं, है ना। तो मॉडिफिकेशन वर्ड को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझना है कि मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है ना। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन इज इन द नेचर ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन इज इन द नेचर ऑफ मॉडिफिकेशन इटसेल्फ। ठीक है ना। तो सीधी बात है, अगर मॉडिफिकेशन हमारा एक्सटिंग्विशमेंट हुआ, पुराना हटा के नया सब कुछ रिकॉग्नाइज करेंगे, और मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन ही है, पुराना ही चलता रहेगा, बस उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। ऑल क्लियर? बताइए। यस सर, यस सर, यस सर, ओके, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो फिर देखिए हमारा, अब देखिए टर्म जो है वो एक्सटेंड हो गया है 31 दिसंबर Y1 तक। अच्छा, तो X0 Y1 मतलब अभी तो हमारा डिकेड जो है वो बदल गया है, यानी X0 से लेकर X9 तक तो क्या चलता रहेगा, वो डिकेड चलता रहेगा, देन फिर वो Y1 पे आ गया। इसका मतलब हम लोग X5 को बैठकर डिसीजन ये ले रहे हैं कि इसका Y1 तक पीरियड हो जाएगा। तो बताइए हमारा इंक्रीमेंटल पीरियड क्या है X5 के, मतलब आप यू आर स्टैंडिंग ऑन 31st नहीं, ऑन 1 Jan X5, 1 Jan X5, और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 31 दिसंबर Y1 हो जाएगा। 31 दिसंबर Y1। तो बताइए पीरियड में कितना चेंज हुआ, चेंज इन पीरियड कितना हुआ, बताइए। चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर कितना हुआ, ये कितना टेन्योर में चेंज हुआ, जल्दी बताइए फटाफट से। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे जो नया कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, उसका टोटल टेन्योर तो 7 इयर्स है, ठीक है। वैसे अगर चेंज की बात करी जाए तो हमारा 9 साल का तो पहले से ही था, और 2 साल इंक्रीमेंटल इसका पीरियड बढ़ा दिया गया है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका, बिल्कुल सही है। टोटलिटी के अंदर ये चेंज हुआ है कितना, 2, और वैसे इसका जो नया कॉन्ट्रैक्ट का जो लाइफ है वो 7 साल है अभी X5 के ऊपर अपन जब बात करते हैं तो, है ना। तो चेंज इन टेन्योर आएगा इंक्रीमेंटल 2 साल, और वैसे टोटल लाइफ इसकी 7 साल हो गई। इंटरेस्ट पेमेंट्स आर रिड्यूस्ड टू, मतलब अब आपके जो इंटरेस्ट है ना एग्जैक्टली 10 से आधे हो गए। 10 से कितने हो गए, आधे हो गए। 10 से आधे होकर 5% हो गए। तो इसके लिए ही कराया होगा ये, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो अब सस्ती हो गई है। अब कहता है बॉन्ड्स आर रिडीमेबल ऑन 31 दिसंबर Y1 फॉर अ अमाउंट ऑफ 15 lakhs। ओहो, तो बॉन्ड्स का प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, 10 लाख के बदले 15 लाख रुपए आपको मिलेंगे, और लीगल और अदर फीस हमारी 1 लाख रुपए लग गई। इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारा खर्चा लग गया 1 लाख रुपए का। अब कहता है XYZ लिमिटेड डिटरमाइंस दैट द मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन जनवरी X5 फॉर द बोरोविंग्स ऑन सिमिलर टर्म्स इज 11%। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना ना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है XYZ लिमिटेड डिटरमाइंस दैट द मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन Jan X5 फॉर बोरोविंग्स ऑन सिमिलर टर्म इज 11%। यानी जो हमारा Jan X5 के ऊपर जो नया कॉन्ट्रैक्ट हम एंटर किए हैं, उसके अंदर पता है क्या हो रहा है, उसके अंदर ये हो रहा है कि ऐसा सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट बाजार में 11% पे ट्रेड होता है। तो फिर बाद में अगर सर लेट्स से कि अगर इसमें सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन आ गया, है ना, और वो 10% वाला टेस्ट ये पास कर गया, तो उस कंडीशन के अंदर हमें जब नई अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, तो नई अकाउंटिंग के लिए हम लोग रेट कौन से यूज लेंगे। तो बहुत सारे सवाल जो है हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के बाद में जो है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम सब लोग प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको देखिए क्या करना है। अगर मैं आपको ये कहूं, एक छोटा सा क्लास वर्क मैं आपको देता हूं, फर्स्ट टाइम एक बार आप जरूर ट्राई करें, ठीक है। नहीं बन पा रहा है तो मैं हूं ही यहाँ पे क्लास के अंदर, एक बार आप जरूर ट्राई करके बताएं मुझे कि आपके हिसाब से ये क्या है। आपके सामने देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया
कि भाई ये इस प्रकार से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको और इस प्रकार से कंपैरिजन करना है, ये 10% वाला टेस्ट बताइए आपके हिसाब से ये मीट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसके लिए आप 10 मिनट का टाइम ले सकते हैं, वीडियो वर्चुअल वाले वीडियो को पॉज करके उसको फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे नेक्स्ट मोमेंट पे स्टार्ट कर दूंगा। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है कि नहीं है, मतलब अगर अगर है तो फिर उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और नहीं है तो फिर बाद में हम मॉडिफिकेशन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करिए। चलो अब अपन साथ साथ में वर्किंग करते हैं, आपके हिसाब से जो भी वर्किंग है वो हो गई होगी, ठीक है। आपके हिसाब से डिसीजन जो है वो अब देखते हैं कि किसका सही आया किसका नहीं आया। तो यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सर सब्सटैंशियल है और कुछ कह रहे हैं कि नहीं है, तो चलिए इवैल्यूएट करते हैं, है ना। ओके चलिए, तो सबसे पहले देखो स्टेप नंबर 1 में, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में मेरे को क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर द न्यू टर्म्स। तो आपके जो नए कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एज पर न्यू टर्म्स, ठीक है। तो न्यू टर्म्स के हिसाब से देखिए सर, हम लोग स्टैंड कर रहे हैं, अभी कहां पे हैं हम लोग, अभी हैं 1 जैन X5 को, ठीक है ना। तो देखिए 1 जैन X5 को हमारे जो न्यू टर्म्स के हिसाब से जो कैश फ्लो है वो कुछ इस प्रकार से है कि बॉन्ड का प्रिंसिपल वैल्यू तो है सर जी 10 लाख, और 10 लाख के ऊपर हमको 5% वो मिलने वाला है, क्या, इंटरेस्ट बैंक को, और हमको ये वो देना पड़ेगा। तो देखिए सीधी बात है, 10 लाख के ऊपर अगर मैं कहूं 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 50,000। अब टेबल बनाने की तो दरकार है नहीं, जब अपने कैश फ्लो जो है वो फिक्स रहते हैं। तो 50,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। अब बताइए रेट कौन सा लेंगे, रेट कौन सा लेंगे, रेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए ध्यान से पढ़िए इस चीज को, अगर 11% ले लिया तब तो दिक्कत हो जाएगी। अरे देखो तो सही, अपन ने ये बात को मैंने अंडरलाइन करवाया था, देखिए क्या कहता है, डिस्काउंटेड यूजिंग द ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। और रही बात ये कि ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है क्या सर, आपको ढूंढने की दरकार ही नहीं ना। अगर 10 लाख का लोन है, 10% ब्याज रेट है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ही नहीं है, तो यही 10% हमारी ओरिजिनल EIR नहीं हुई। कैन आई से दिस 10% इज माई ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। फंस गए आप, ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यही तो है दोस्तों, है ना। तो आपको 10% से डिस्काउंटिंग करनी थी, अगर आपने यहां पर न्यू रेट से डिस्काउंटिंग कर दी तो खेल खत्म है। बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, 10% से डिस्काउंटिंग करनी थी साहब, ठीक है। तो बताइए 50,000 से एन्युटी फैक्टर लीजिए आप आने वाले रिमेनिंग 7 सालों का, और रिमेनिंग 7 सालों का जो एन्युटी फैक्टर आता है वो कैसे आता है, जैसे इन लोगों ने ना 4 डिजिट तक ले रखे हैं तो अपन भी 4 डिजिट के ऊपर काम करेंगे। हम्म, अरे तो ये क्या कह रहा है, आपको पहले चेक करना है। अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि नया कॉन्ट्रैक्ट है या पुराना वाला ही मॉडिफाई हुआ है, तो चेक करने के लिए आपको रेट पुरानी यूज लेनी है, कैश फ्लो नए यूज लेने हैं, यही तो कह रहा है। क्या कह रहा है देखिए यार, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो अंडर द न्यू टर्म्स बट डिस्काउंटेड यूजिंग द ओरिजिनल इफेक्टिव रेट। तो कैश फ्लो तो नया, कैश फ्लो तो इसमें नया हो गया और रेट पुरानी वाली हो गई। अब ये पुरानी वाली रेट क्यों ले रहे हैं सर नए कैश फ्लो पे, तभी तो मालूम पड़ेगा ना कि 10% का अंतर है कि नहीं है। दिस इज ओनली अ टेस्ट, अभी हुआ कुछ भी नहीं है।
इस टेस्ट के हिसाब से हम कंक्लूड करेंगे कि भाई ये सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, वो गलत हो गया, वो गलत हो गया है ना। चलो इसका वो बताओ, फैक्टर बताओ, 7 साल का 10% के हिसाब से फैक्टर क्या होगा। 4.8684 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बता दीजिए जरा। 4.8684। हाँ जी, तो 50,000 की प्रेजेंट वैल्यू आती है 2,43,420। ये तो हो गई इंटरेस्ट कंपोनेंट की बात। अब बात करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट। और प्रिंसिपल कंपोनेंट में 10 लाख तो आपको मिलने ही वाला है, साथ में आपको 5 लाख रुपए और मिलेंगे। अब प्रीमियम पे रिडम्पशन है, हमें प्रीमियम डिस्काउंट का कुछ नहीं करना। अल्टीमेटली बताइए दे क्या रहे हैं, तो 15 लाख दे रहे हैं, हमें तो 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है सर, ऐसा क्यों? अरे रेट भी तो आधी कर दी उन्होंने, समझ रहे हो? मतलब मार्केट में कोई इतनी ऐसा थोड़ी ना कोई परिवर्तन आ जाता है कि 10% से सीधी रेट 5% हो गई। तो वो बेनिफिट दिया गया है आपको इंटरेस्ट रेट के अंदर, और उसके बदले आपको इकट्ठा 5 लाख रुपए वो लोग ले रहे होंगे। तो थोड़ा लॉजिकल ही क्वेश्चन है। तो अब देखिएगा 15 लाख रुपए का आपको पीवी फैक्टर लेना है 10% से, एन्युटी फैक्टर नहीं, पीवी फैक्टर लेना है 10% से। ठीक है, तो 10वें साल का आपका, सॉरी 7th ईयर का, है ना, 7th ईयर का ये फैक्टर जो है वो कितना आता है? आप कह रहे हैं, आपने डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू बता दी, 5132.5132। ओके, तो 15 लाख को अगर अपन इससे गुणा कर देते हैं तो ये देखिए मेरे पास में डायरेक्ट कैलकुलेशन आ रही है 7,69,737, राइट? किससे? 769,800 होगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लो ना, 15 लाख को आप 0.5132 से मल्टीप्लाई करो, 769,800 हो रहा है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 4 डिजिट लेंगे तो उसके हिसाब से काम होगा, 3 डिजिट लेंगे तो उसके हिसाब से होगा। राउंडिंग ऑफ एरर परसिस्ट करेंगे, 4 में भी एरर है वो तो, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। जितने फैक्टर्स के डिजिट हमने लिए हैं उतना ही एक्यूरेट आंसर रहेगा। जितने हम राउंड ऑफ ज्यादा कर रहे हैं, जब 2 डिजिट पे करेंगे तो 2 डिजिट वाली एरर होती रहेगी। चलिए सर, टोटल निकाल लीजिए पहले इसका। ये आ गया सर 243,420। 10,13,220 रुपए। नहीं नहीं, एक सेकेंड, 243,420, 769,800। हाँ, 10,13,220 रुपए। 10,13,220 रुपए। ये हो गया हमारा स्टेप 1 का टोटल। जैसा ये इंडेक्स कह रहा है आप वैसे वैसे करते चलिए, है ना, आपका काम हो जाएगा। स्टेप 1 का टोटल हमारा आ गया है सर 10,13,220 रुपए। अभी अपने को क्या करना है? अभी 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 एक सेकंड रुकिएगा जरा। स्टेप 1 का टोटल आया 10,13,120 रुपए। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सर यहाँ पे 1 लाख रुपए की हमारी फीस भी है, तो देखिए क्या कह रहा है, एनी फीस पेड दैट शुड बी एडेड टू द कैरिंग अमाउंट डायरेक्टली, है ना। तो अपना स्टेप 1 जो है 1 यहां पे आएगा टोटल। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन फीस लगी है तो आप ट्रांजैक्शन फीस को, ट्रांजैक्शन कॉस्ट फीस जो भी लगी है आप इसको जोड़ दीजिए। आप कह रहे हैं सर 1 लाख रुपए हमारी ट्रांजैक्शन फीस वगैरह लगी है, तो आप कह रहे हो सर ये हो गया 11,13,220 रुपए। ये हो गया हमारा स्टेप 1 का टोटल। बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। जिन जिन लोगों ने ये निकाला है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो ये हमारा स्टेप 1 का टोटल हो गया। स्टेप 1 का टोटल होने के बाद में अब अपने को क्या करना है सर, स्टेप 2 का टोटल करना है। स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 बहुत ही इजी है सर।
स्टेप 2 में देखिए क्या कहता है, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग कैश फ्लोज ऑफ द ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसकी तो कैलकुलेशन ही नहीं करनी। जो आपकी ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी थी उसकी आज की वैल्यू क्या है, डिस्काउंटेड वैल्यू। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर रेट जो है वो 10% थी, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी 10% थी, कैरिंग अमाउंट 10 लाख था। तो स्टेप 2 के हिसाब से डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी वो तो 10 लाख है, 10 लाख ही रहेगी ना। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी है, राइट, उसके अंदर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अगर होती कोई दूसरी 10% से अलावा तो हम कैलकुलेट करते। नहीं तो आपको पता ही है, देखिए 10 लाख के ऊपर आप 10% ब्याज लगाएंगे, उतना ही आपको मिल जाएगा, क्लोजिंग 10 लाख ही रहेगा। देखो इन्होंने टेबल बना रखी है, बिना ही फालतू में इन लोगों ने टेबल बना रखी है, कोई काम की है नहीं ये टेबल। 10 लाख फिर 1 लाख उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट अक्रू होगा, 1 लाख का आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 लाख और 1 लाख कभी भी 10 लाख को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हर साल 10-10 लाख का ही कैरिंग अमाउंट रहेगा। तो इतनी बड़ी टेबल बनाने की कोई दरकार ही नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे एसीएम मेथड का आपको ऑब्जर्वेशन अब समझ में आ ही गया होगा कि एसीएम कैसे वर्क करता है। तो हर साल इसका कैरिंग अमाउंट 10-10 लाख ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 लाख। इसको हम कहते हैं स्टेप नंबर 2, इसको हम कहते हैं स्टेप नंबर 2, ठीक है। हाँ जी सर, कह दिया इसको स्टेप नंबर 2। ये स्टेप 1 का आंसर, ये स्टेप 2 का आंसर, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, है ना। जैसे जैसे इंडियस बता रहा है वैसे वैसे काम करते चलिए आप। अच्छा सर कितना आ गया डिफरेंस? 1,13,220 रुपए, 1,13,220 रुपए ये डिफरेंस आया। ना परसेंटेज निकालिए डिफरेंस का। तो आप कहेंगे सर परसेंटेज ऑफ डिफरेंस जो है वो ये है कि 1,13,220 रुपए का डिफरेंस 10 लाख, दैट इज पॉइंट, स्टेप नंबर 2 पॉइंट नंबर बी के ऊपर कितना बनता है? तो ये तो सर 11.322% है। इसका मतलब सिंस इट इज ग्रेटर देन 10%, सिंस इट इज ग्रेटर देन 10%, है ना। तो hence it is a case of substantial change of terms and conditions, hence it is case of, शॉर्ट में लिख देता हूं, substantial modification। अब अगर मॉडिफिकेशन सब्सटैंशियल हो जाता है तो वो फिर मॉडिफिकेशन नहीं, वो क्या कहलाएगा? पुरानी लायबिलिटी का एक्सटिंग्विशमेंट और नई लायबिलिटी का रिकॉग्निशन। तो यहां से तो अपने को सिर्फ इतना ही मालूम पड़ा कि ये एग्जैक्टली है क्या, आपको आगे काम कैसे करना है। ये चीज अपने को अकाउंटिंग में कोई काम नहीं आने वाली है, प्रेजेंटेशन में कोई काम नहीं आने वाली है। इसका तो सिर्फ इतना ही रोल है कि आपको ये बता सके कि ये जो डिफरेंस आ रहा है 11.33, है ना, ये 10 से ज्यादा है, इसका मतलब सब्सटैंशियल टर्म्स एंड कंडीशन में रीनेगोशिएशन हो गया है। अब आपको पुरानी वाली को डी रिकॉग्नाइज करना है, नई वाली को री रिकॉग्नाइज करना है, मतलब पहले इनिशियल रिकॉग्निशन करना है उसका। तो अकाउंटिंग की बात करते हैं। चलिए आइए बताइए आप सब लोग यहाँ पे लिखकर मुझे अकाउंटिंग की एंट्री क्या होगी। कोई जर्नल एंट्री बता सकता है मेरे को? एक ही जर्नल एंट्री बता दो सब कुछ मिला जुला के, और अलग अलग बताना चाहो तो अलग अलग बता दो। अकाउंटिंग बताओ क्या होगी इसकी। हाँ, तो नया जो लोन है वो हम रिकॉग्नाइज करेंगे, बट सर नया लोन हम कैसे रिकॉग्नाइज करें उसकी कैलकुलेट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बात नहीं 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 नहीं, ये देखिए अब कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मेरे को आंसर चाहिए। वैल्यूज, वैल्यूज, व्हाट अबाउट द वैल्यू? हाँ, तो नई, अरे नई लाइब्रेरी की वैल्यू तो निकालो। पुरानी वाली तो 10 लाख से डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, वो तो सबको ही पता है। हाँ बताओ, एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? फाइनेंशियल लाइबिलिटी ओल्ड, है ना, जो आपका पुराना जो बॉन्ड था, है ना, जिस भी नाम से होगा ये, आप उस नाम से उसको डेबिट कर देंगे। बॉन्ड्स डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे सर इसको? 10 लाख से।
ठीक है। नई लाइबिलिटी को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा सर, नई लाइबिलिटी को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी न्यू, इसमें भी बॉन्ड्स ही है सर। और ये कैसे निकाली जाएगी? इसमें आपको करना क्या है, आपके सारे के सारे कैश फ्लो को कौन सी रेट से डिस्काउंट करेंगे? देखिएगा, अगर आप न्यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, है ना, तो न्यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी को आपको डिस्काउंट कौन से रेट पे करना है? देखिए, साफ साफ कहा था, ये मैंने आपको क्या कहा था, रेट कौन सी लेनी है बताइए। तो यहां पे देखिए क्या कहता है कि फेयर वैल्यू ऑफ द न्यू और मॉडिफाइड लाइबिलिटी। अब जो हम नई लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं ना, उसकी फेयर वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? तो कहता है दैट इज द एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। आपके नए कैश फ्लो के बेसिस पे होगा मॉडिफाइड लाइबिलिटी का, डिस्काउंटेड यूजिंग द इंटरेस्ट रेट। कौन सी रेट से आप उसको डिस्काउंट करेंगे? विच द एंटिटी कुड रेज डेट विद सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस इन द मार्केट। इसका मतलब आज की प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ये काम होगा, है ना। डेट विद सिमिलर टर्म्स कंडीशंस इन द मार्केट, यानी हमारी आज की जो इंटरेस्ट रेट है रीनेगोशिएशन के बाद में जो क्या चल रही है, जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया है 11% चल रही है सर, तो 11% से आपको उसकी फेयर वैल्यू निकालनी है। तो 11% से फेयर वैल्यू आराम से निकल सकती है। कैसे निकलेगी सर? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट हमारा वही है, क्या था इंटरेस्ट? इंटरेस्ट 50,000 था ना, 50,000 का वही एन्युटी फैक्टर ले लो, ईवीएएफ 11% से। हाँ, क्या क्या बताया जिनेश? 2 पॉइंट, एक सेकंड 235,610। ठीक है, डायरेक्ट आप बता दीजिएगा मुझे। और प्रेजेंट वैल्यू जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो है 15 लाख, और 15 लाख का फैक्टर ले लीजिए सिर्फ के कौन से साल का? आपके 7वें साल का। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 11%, ठीक है ना। 722,550, 4 डिजिट तक लिया है ना? ठीक, 958,160, यानी ये हमारी नई लाइबिलिटी की वैल्यू हो गई है। किसकी वैल्यू हो गई है? ये हमारी नई लाइबिलिटी की वैल्यू हो गई है 958,160, यानी नई लाइबिलिटी इसने से तो रिकॉग्नाइज होगी और पुरानी लाइबिलिटी इतने से डी रिकॉग्नाइज होगी। अब इसके अंदर क्या आ गया सर? इसके अंदर आ गया गेन लॉस। अब देखिए, जो राउंडिंग ऑफ एरर है ना, वो सबके अलग अलग आएंगे। देखिए 4 डिजिट 3 डिजिट है ना, उसके ऊपर अपन आर्ग्यू नहीं करेंगे। इसके अंदर जो भी गेन लॉस हुआ है उसको अपन बुक कर देते हैं। देखिए सर, पुरानी लाइबिलिटी तो 10 लाख से डेबिट हुई और नई लाइबिलिटी 958 से ही क्रेडिट हुई है। इनफैक्ट शॉर्ट में देखा जाए तो आपको इस पर मुनाफा हो गया, गेन हो गया आपको, है ना। लाइबिलिटी के एक्सटिंग्विशमेंट पे आपको गेन हो गया है, तो आप एंट्री पास करेंगे टू गेन ऑन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल चिंता ना करो आप, गेन ऑन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली गेन जो है इसको आप ब्रैकेट में लिखकर पीएनएल भी दिखा सकते हैं यहां पे सीधा, क्योंकि ये जाएगा प्रॉफिट लॉस के अंदर ही। और आप चाहे तो इसकी एक अलग से एंट्री पास कर सकते हैं कि गेन ऑन एक्सटिंग्विशमेंट डेबिट टू पीएनएल। तो कितना हो गया बेसिकली गेन आपके हिसाब से? ये 958 41,840 रुपए, 41,840, ये हमारा सर जी गेन हो गया। बताओ समझ में आया आपको? ये हमारी अकाउंटिंग हो गई है ना। अब आप कह रहे हो सर कि कुछ ट्रांजैक्शन फीस वगैरह लगी है, उसका क्या करें सर? तो देखिए सीधी बात है, ट्रांजैक्शन फीस किस बात के लिए लगी है? जरा जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा जरा। इस क्वेश्चन के अंदर हमारी जो खर्चे लगे हैं 50,000 पेबल, नहीं कहा गया फीस 1 लाख रुपए, ये रही हमारी फीस है सर जी, 1 लाख रुपए की फीस है। तो ये जो 1 लाख रुपए की फीस है, इसका आप बताइए क्या करेंगे? इसे मैं नई कैरिंग अमाउंट में जोड़ू क्या? क्या मैं इसे न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी के कैरिंग अमाउंट में जोड़ू? अरे कैसी बातें करते हो सर, न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी के कैरिंग अमाउंट में तो तभी जुड़ेगी
जब क्या होगा, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू न्यू लोन है। यहां पे कोई भी फीस यदि आप एक्सटिंग्विशमेंट के लिए देते हो तो दैट शुड बी ट्रांसफर टू पी एंड एल, खर्चा है ये, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शन फीस कॉस्ट जो भी है आप उसको डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर दीजिए। 1 लाख रुपए की फीस लग गई सर, और ये ट्रांजैक्शन फीस बेसिकली क्या है, आपकी प्रॉफिट लॉस में जाके राइट ऑफ हो जाएगी। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ट्रांजैक्शन फीस, एक्सटिंग्विशमेंट फीस, जो भी आपको इसको कहना चाहते हो कह दीजिए। 1 लाख रुपए का ये अपना एंट्री हो गया। बताइए समझ में आई आपको बात? बताइए दोस्तों, समझ में आई ना आपको अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग है ना, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। तो अगर ये 10% वाला रिजल्ट हमारा फेल हो जाता है तो हमारी ये मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग होगी। कहता है इंड AS 109 इज नॉट क्लियर एज टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ द 10% टेस्ट इज फेल्ड। वो इंड AS जो है स्पेसिफिकली किसके बारे में बताता है? इस बारे के बारे। अगर आपका एक्सटिंग्विशमेंट की तो वो अकाउंटिंग बताता है, जैसे उसने बताए थे ना स्टेप्स, ऐसे ऐसे स्टेप्स होंगे, लेकिन इसके लिए वो साइलेंट है। अब इसके लिए फिर बाद में साइलेंट है तो फिर बाद में आपको देखो करना क्या है, टू ऑल्टरनेट अप्रोचेस आर देयर फॉर पॉसिबल। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में कुछ 2 ऑल्टरनेट अप्रोच पॉसिबल है। क्या है? कहता है अप्रोच नंबर 1, जिसमें आपको रिकॉग्निशन ऑफ गेन और लॉस ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। आपको गेन और लॉस रिकॉग्नाइज करना है मॉडिफिकेशन के दिन, पहली बात, ठीक है। और दूसरी अप्रोच क्या होती है सर? दूसरी अप्रोच होती है अमोर्टाइजेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ सर? देखिए यहां पे आपको मैं दोनों के बारे में बताता हूं, दोनों ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है, समझिएगा जरा ध्यान से। पहला है अंडर दिस अप्रोच द डिफरेंस बिटवीन, अब देखिएगा ध्यान से समझ लीजिएगा, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग कैश फ्लो ऑफ द ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग कैश फ्लोज ऑफ द न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी। यानी दो मॉडिफिकेशन के बाद और मॉडिफिकेशन के पहले आपके फाइनेंशियल लायबिलिटी की वैल्यू क्या आ रही है, सिंपल सी बात है ना। फाइनेंशियल लायबिलिटी मॉडिफिकेशन के पहले बिफोर मॉडिफिकेशन और आफ्टर मॉडिफिकेशन, इनकी जो भी वैल्यू है, ठीक है ना, वो आपको ढूंढनी है। तो जो बिफोर मॉडिफिकेशन है वो तो कैरिंग अमाउंट ही है, और मॉडिफिकेशन जब आपने कर दिया तो उसकी कैरिंग अमाउंट थोड़ी बड़ी चेंज हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, बोथ कंप्यूटेड यूजिंग ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। आपको यहाँ पे ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करनी है, और जो डिफरेंस आता है उसको P&L में रिकॉग्नाइज कर देना है। डिफरेंस आता है उसको क्या कर देना है, P&L में रिकॉग्नाइज कर देना है। तो इसको अपन कहते हैं मॉडिफिकेशन पे प्रॉफिट और लॉस। अरे सर ये तो एकदम एक्सटिंग्विशमेंट जैसा ही हो गया, है ना, एक्सटिंग्विशमेंट जैसा ही हो गया। इन एडिशन एनी फीस और कॉस्ट इनकर्ड विल आल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। अच्छा, तो सर ये तो हमने अभी जो पढ़ा है एक्सटिंग्विशमेंट एकदम वैसा का वैसा ही हो गया। नई लायबिलिटी को आपने रिकॉग्नाइज कर दिया और पुरानी लायबिलिटी को आपने डी रिकॉग्नाइज कर दिया, गेन लॉस को P&L में बुक कर दिया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी P&L में बुक कर दिया, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग, तो ये तो सर एकदम एक्सटिंग्विशमेंट के जैसे ही सिमिलर ही हो गई ना, है ना। तो अगर स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सब्सटैंशियल टर्म्स अगर आपकी रीनेगोशिएट हुई है तो आपको ऐसा करना चाहिए, इसका मतलब यहां पे जो अप्रोच 2 है ना वो ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि फर्स्ट अप्रोच तो एकदम वैसे की वैसे ही हो गई भाई, जैसा कि आपने एक्सटिंग्विशमेंट के बारे में बताया। लेकिन सेकंड अप्रोच क्या है, सेकंड अप्रोच के अंदर आपको क्या करना है, अमोर्टाइजेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। अब आपको जो भी गेन लॉस होगा ना उसको आप अपनी कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट वगैरह कर करा के आपको फ्यूचर में उसे क्या करना है, अमोर्टाइज करना है। ऐसी कंडीशन में अंडर दिस अप्रोच द फीस और कॉस्ट इनकर्ड आर नेटेड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग लायबिलिटी। यानी आपको कैरिंग अमाउंट को चेंज करना है, चेंज द कैरिंग अमाउंट। आपको यहां पे क्या करना है, चेंज
will be in carrying amount of योर फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी, है ना। तो वो आपके फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी के कैरिंग अमाउंट के अंदर चेंज हो जाएगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज रिकैलकुलेटेड, यही तो बात है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज रिकैलकुलेटेड। नाउ दिस इज द रेट विच डिस्काउंट्स द फ्यूचर कैश फ्लो। अब ये कौन सी रेट है जो फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करेगी अंडर द मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, है ना। तो आपको वैसी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दोबारा से रिकैलकुलेट करनी है, और जो एडजस्टेड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आएगी उसे आपको क्या करना है, फिर से दूसरी अमोर्टाइज कॉस्ट जो टेबल है फिर से वो आपको बनानी है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये अप्रोच नंबर 1 और 2 दोनों में से लगाया कोई भी जा सकता है, बट अगर इंड एस के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो पहला जो मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे अपन, एक्सटिंग्विशमेंट नेचर जैसा मॉडिफिकेशन, तो वहां पे तो आपको क्या करना था, जो भी है फाइनेंशियल लायबिलिटी नई को रिकॉग्नाइज करो, पुराने को डी रिकॉग्नाइज करो, सारा गेन लॉस पीएनएल में डाल दो। तो यहाँ पे इसकी अप्रोच 1 तो एकदम वैसी की वैसी है। तो क्या सर रियल लाइफ में हम दोनों ही अप्रोच फॉलो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, स्टैंडर्ड मना नहीं करेगा, क्योंकि दैट इज दी डिफरेंट अप्रोचेस, एंड आप कैसे उसको डील करते हो इसके लिए इंड एस बिल्कुल भी अकाउंटिंग नहीं बताता है। और दोनों ही अप्रोच आपको इसलिए दी गई है ताकि कुछ लोग तो इसके अंदर बताते ही केवल अप्रोच 2 है, वो बोलते हैं कि अगर वैसा नहीं हुआ ना तो अप्रोच 2 जैसा ही होगा। अप्रोच 1 को कुछ लोग बताते ही नहीं है क्लास के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि अप्रोच 1 भी हमारे लिए उतनी ही वैलिड है यहाँ पे जितनी अप्रोच 2 वैलिड है। तो अब आपको करना क्या है परीक्षा के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसके सेकंड अप्रोच को समझते हैं, क्योंकि फर्स्ट अप्रोच का पैटर्न तो हम जान ही गए एक्सटिंग्विशमेंट के अंदर, है ना। सेकंड अप्रोच के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है, सेम ही क्वेश्चन है शायद, जनवरी X0 को वो 10 साल वाले बॉन्ड है 10 लाख रुपए के, और इसका 10% रेट है, और रिडीमेबल है बॉन्ड्स आपके 31 दिसंबर 9 को, कोई कॉस्ट नहीं लगी, इफेक्टिव इंटरेस्ट इनकी 10% है, और जनवरी X5 को 5 साल बाद में नया जो अग्रीमेंट हुआ है कहता है नो फर्दर इंटरेस्ट पेमेंट्स आर मेड। अच्छा ये चेंज आ गया क्वेश्चन में, हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे अब, नो फर्दर इंटरेस्ट पेमेंट्स आर मेड, आपको बाद में कोई भविष्य में इंटरेस्ट नहीं देना है। नाउ द बॉन्ड्स आर रिडीम्ड ऑन द ओरिजिनल ड्यू डेट 31 दिसंबर X9 फॉर 16 लाख रुपीज। पहले तो उनका रिडम्पशन कितने पे हो रहा था, 10 लाख पे हो रहा था, है ना, लेकिन अब रिडम्पशन कितने पे होगा, 16 लाख पे होगा। यही है बस, ब्याज आपसे नहीं लिया जा रहा। भाई आपने कहा होगा देखो सर हमको है ना ये 4-5 साल के अंदर कैश फ्लो की बड़ी दिक्कत आ रही है, हमसे ब्याज ना लें आप, है ना। तो जो ब्याज का आपका जितना भी अमाउंट बनता है ना वो आप अपने प्रिंसिपल में जोड़ के लास्ट साल में एक साथ ले लेना, ताकि हम तब तक पैसा कमा लेंगे, कैश फ्लो भी आ जाएगा। तो बैंक में बोलता है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे तो पैसा लेना है कभी भी लीजिए, जो बीच में मैं आपसे ले रहा था वो मैं लास्ट में ले लूंगा, और सारा का सारा वैल्यू जो है वो मैं डिसाइड कर लूंगा कि प्रेजेंट वैल्यू में नुकसान वगैरह कितने का हो रहा है, उसके हिसाब से लास्ट इंस्टॉलमेंट में पैसा जोड़ देंगे, उतना पैसा आपसे एक्स्ट्रा ले लिया जाएगा। लीगल और अदर फीस जो है वो 50,000 रुपए की हमारी लग गई है, 50,000 की हमारी लीगल फीस वगैरह जो लग गई है। अब आपको ये कहा जा रहा है इस कंडीशन के अंदर, जनवरी रीपेमेंट शेड्यूल फॉर द ओरिजिनल डेट टिल द डेट ऑफ रीनेगोशिएशन इज एज बिलो। तो जब तक रीनेगोशिएशन हुआ उसका रीपेमेंट शेड्यूल आपको दे दिया गया है। आप जानते हैं दोस्तों कि अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से ये चेंज नहीं होता है अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका चेंज नहीं हुआ है, तो सेम ही रहेगा ये, है ना। फिर जनवरी X5 को कहता है डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग कैश फ्लो ऑफ द ओरिजिनल फाइनेंशियल लायबिलिटी 10 लाख है, आपको ये दे दिया गया है, आपको कैलकुलेट भी करनी नहीं है यहाँ पे। ऑन दिस डेट XYZ विल कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अब आपको क्या करना है, सीधी बात है, अब आपको नए कैश फ्लोस को वापस से क्या करना है, कैलकुलेट करना है इन ऑर्डर टू चेक कि ये सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे करना है, तो बताइए जरा मुझे कि अगर आप यहाँ पे स्टेप 1 परफॉर्म करेंगे तो सारी की सारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है, उसको फिर 10 लाख से अपन कंपेयर करके देखेंगे। अगर वो 10% नहीं हुआ तो अपन बाद में मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग मॉडिफिकेशन के जैसे ही करेंगे, एक्सटिंग्विशमेंट के जैसे नहीं करेंगे। चलो बताओ जरा इसमें कितना परसेंटेज का गैप आ रहा है ना। सारा का सारा डेटा आपके सामने ही है, बस खाली थोड़ी सी प्रेजेंट वैल्यू से निकालनी है। एग्जाम्पल 4 का प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या आएगा, स्टेप ए का, इंटरेस्ट तो बंद ही हो गया बेचारा, खाली 16 लाख रुपए आपको मिलेंगे, और 16 लाख रुपए आपको मिलेंगे कब मिलेंगे, 7 साल बाद में मिलेंगे। उसका पीवी फैक्टर ही तो देखना है आपको, कौन से रेट का फैक्टर देखेंगे,
जो हमारी ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट थी 10%, 10% का आपको क्या करना है, पीवी फैक्टर देखना है। 7वें साल का जो भी फैक्टर आता है उसको 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये लीजिए सर, आ जाएगी हमारी प्रेजेंट वैल्यू। कितनी आती है जरा बताइए, क्या कह रहे हो? हाँ, जो तो इसके अंदर जो प्रेजेंट वैल्यू है वो अपने को कब का लेना है, जो टर्म्स री नेगोशिएट हुआ है वो कब का हुआ है, ये देख लीजिए हमारे पास में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ, तो इसके अंदर 5 साल का टर्म है। तो जनवरी X5 को 5 साल बाद में ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है हमारा, राइट, ये मॉडिफिकेशन बस सिर्फ इतना ही है कि जो हमारा 20x9 को जो भी रिडम्शन डेट है ना, वो हमारा सेम रखा गया है, 6, 7, 8, 9, 31 दिसंबर X9 को ही रिडीम होंगे। तो 5, 6, 7, 8, 9 बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। 5 साल का ही फैक्टर आएगा यहाँ पे। राइट राइट राइट। तो पीवी फैक्टर आपको 5th ईयर का लेना है, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर फैक्ट चेंज है, वो वाला सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है। तो X9 का अपना जो डेट है वो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। तो 5th ईयर का फैक्टर आप कह रहे हैं सर, ये जो है वो कितना आएगा, डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू ही बता दी है आपने, तो ये लीजिए, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू है 10,43,474। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 के हिसाब से पूरा का पूरा प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है नए कैश फ्लो का ओरिजिनल डिस्काउंट रेट पे। कैश फ्लो तो हो गया आपका न्यू, है ना, और डिस्काउंट रेट क्या हो गया हमारा, ओरिजिनल। 5th ईयर का फैक्टर ले लेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 तो आपको पता ही है क्या है इसके अंदर। स्टेप 2 आप जानते ही हैं कि स्टेप 2 के हिसाब से तो इसकी वैल्यू 10 लाख हमारी दी हुई है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, है ना, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो हमारे तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंस है 43,474 का, जो कि रेट बनाएगा 4.3 समथिंग, है ना। तो 43,474, ये जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस परसेंटेज कितना है ओरिजिनल फाइनेंशियल लाइबिलिटी का? सर, ओरिजिनल फाइनेंशियल लाइबिलिटी का ये परसेंटेज है 4.34। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो 1043,474 आया है, ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एडजस्ट करके है। एक डाउट आ गया था कि भाई यहाँ पे सर ये 1043 कैसे आ रहा है। तो बेसिकली अगर आप 16 लैक्स का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो 16 का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो तो हमारा आ रहा है कुछ 993,474। ठीक है, 993,474 प्लस हमारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 50,000 रुपीज का, वो अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड जोड़ देंगे यहाँ पे। तो इन दोनों का जब अपन सम करेंगे तो हमारे पास में ये 10,43,474 आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपको मैंने बताया था कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट अपन जोड़ते हैं, वो वहां पे उसका ब्रेकअप दिया नहीं था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन करने के लिए बता दिया है कि ये 50,000 को जोड़ने के बाद में आ रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। तो सिंस ये 10% से जो रेट है वो कम है, hence it is a case of modification in existing financial liability, modification in existing financial liability। यहां पे अब आपको क्या करना है, आपकी मतलब पुरानी जो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है उसी को कंटिन्यू करना है, उसी के अंदर मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग करनी है। तो मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग करनी है तो आपको क्या करना है, नए कैश फ्लो को अब आप क्या करेंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रिकैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। तो अब आपको यहाँ पे ना आपकी EIR जो है वो चेंज करनी है, आपको यहाँ पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो रिकैलकुलेट करनी है। यही अप्रोच नंबर 2 है। और कैसे करेंगे जरा बताइए, कैसे करेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की रिकैलकुलेशन? हम सब लोग क्या किसको किसके साथ में इक्वेट करेंगे? देखो भाई,
अब आपने निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाला तो अब आप मेरा ये जो वर्किंग है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, हाँ जी, एक्सेल स्क्रीन शेयर है आपके साथ में। तो देखिए यहां पर आपका जो लोन है उसका कैरिंग अमाउंट वैसे देखा जाए तो 10 लाख है ना। अब इस 10 लाख के बदले यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपकी ट्रांजेक्शन फीस लग रही है, 50,000 की फीस लग रही है। तो देखिए ये हमारा मॉडिफिकेशन वाला जो टॉपिक है वो अपने को क्या कहता है, उसकी जो अप्रोच टू है वो अपने को क्या कहती है, द फीस कॉस्ट इनकर्ड आर नेटेड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी। ठीक है ना, एक सेकेंड, ये देखिए जो भी फीस कॉस्ट लगेगी वो आपकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी के अगेंस्ट में क्या हो जाएगी, नेट हो जाएगी। इसका मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 लाख के अगेंस्ट में ये जो 50,000 की फीस है उसको अपन नेट कर देंगे। तो अब हमारा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी ये आ जाएगा, बताइए हाँ कि ना। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, है ना, क्योंकि अपने को मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग करनी है तो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट को ही आपको चेंज करना है और आपको अब रिवाइज कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है। ठीक है ना, तो रिवाइज कैश फ्लो का मतलब क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे बस मैं आपको सिर्फ वो जो आईआरआर की कैलकुलेशन है वो मैं अपन मैनुअली नहीं करेंगे, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो रुकिएगा जरा, अभी मैं आपको बता दूं कि इस कंडीशन में आपको EIR नीड्स टू बी रिकम्प्यूटेड, 10% से काम नहीं चलेगा। EIR नीड्स टू बी रिकम्प्यूटेड क्योंकि हम मॉडिफिकेशन के अंदर अप्रोच 2 को फॉलो कर रहे हैं और अप्रोच 2 कहती है कि कैरिंग अमाउंट को चेंज करो और EIR रिकैलकुलेट करो। तो कैरिंग अमाउंट हमने चेंज कर दिया था और EIR हम जब क्या कर रहे हैं, रिकैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब EIR रिकैलकुलेट हम कर रहे हैं तो EIR आएगा कितना सर, तो सर सीधी सी बात है, EIR वो आएगा कि हमारी अब एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट 10 लाख था, इसके अगेंस्ट में हमने 50,000 की कॉस्ट को एडजस्ट कर दिया तो हमारा रिवाइज्ड अमाउंट आ गया 9.5 लाख। अब पुरानी वाली 10% वाली रेट तो वेस्ट हो गई, मुझे अब मेरे को क्या करना है, आने वाले ईयर्स में, मतलब 5 साल जो है ना, इन 5 साल में जो भी कैश फ्लो मेरे को मिलने वाले हैं उनको मुझे इस रेट से डिस्काउंट करना है ताकि ये 950 हो जाए। ठीक है ना, तो मेरे को ईयर 1 में कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो बंद ही हो गया और एक साथ आपको 16 लाख रुपए मिलेंगे, कितने, 16 ही लाख है ना, 5वें साल में आपको 16 लाख मिलेंगे। तो आपको ऐसी कौन सी रेट से इन सारे के सारे कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है ताकि ये इक्वेट हो जाए, किसके बराबर हो जाए, 9.5 लाख के ऊपर। ठीक है ना, तो इसकी आप लोग फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वो रेट मिल जाएगी। अब इसकी एग्जैक्ट रेट क्या होगी, है ना, रिवाइज्ड EIR जो है वो हमारी क्या होगी, तो देख लीजिए मैं आपको बता देता हूं। रिवाइज्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो होगी हमारी, ये देखिए, पहले साल कुछ नहीं मिला, दूसरे साल कुछ नहीं मिला, तीसरे साल कुछ नहीं मिला, चौथे साल भी कुछ नहीं मिला, 5वें साल में पूरे के पूरे 16 लाख मिल गए। अगर आप इस एक्सेल के अंदर ये IRR का फॉर्मूला लगा देते हैं तो IRR आ जाती है। ठीक है ना, तो ये IRR होगी हमारी 10.9899। अब आपने अगर निकाली है तो किसी की 11 भी आ सकती है, किसी की 10.9 भी आ सकती है ना, अलग अलग वैरायटी के आंसर आएंगे। अब जैसी भी आपकी IRR जो आई है ना उसको आप फाइनल मानिएगा क्योंकि एग्जाम के अंदर इतना समय नहीं होता अपने पास में। अब जनरली क्या होता है कि ऐसे केस के अंदर रिवाइज्ड EIR मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर लोगों ने देना स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको आना चाहिए बस। बाकी जो भी अगर वहां पे डेटा में दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कल को फंस गए तो आपको निकालना भी आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, बट जो भी आपकी EIR आए उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। लास्ट में नोट लगा दीजिएगा, EIR इज सब्जेक्ट टू अप्रोक्सीमेशन एरर, है ना। तो हमारी ये जो रिवाइज्ड EIR है वो ये आई है। अब रिवाइज्ड EIR पे हमको अब हमारी फ्यूचर की फाइनेंशियल लायबिलिटी की टेबल जो है, जो हम लोग अमोर्टाइज कॉस्ट पे बनाते हैं, नए तरीके से बनानी पड़ेगी। तो रिवाइज्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज टेबल एज पर ACM। तो कैरिंग अमाउंट हमारा क्या है, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट हमारा क्या रहेगा,
फिर उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे एज पर न्यू EIR। इंटरेस्ट के बाद में रीपेमेंट्स हमको यहां से लेस करने हैं और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ऐसे ही हमको नई टेबल बनानी पड़ेगी ना। तो देखिएगा, अब नई टेबल अगर अपन ऐसे बनाते हैं तो हमारा कैरिंग अमाउंट है सर 9,50,000 और 950 के ऊपर अपने को जो इंटरेस्ट बुक करना है, आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है ना जो मैं कर रहा हूं, इस रेट से बुक करना है। रीपेमेंट पहले साल 0 है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इनका ये आ जाएगा। तो ये काम अपने को कब तक करना है सर? ये काम अपने को करना है आने वाले 5 साल तक, और लास्ट में 16 लाख पूरे मिलेंगे और इसका बैलेंस हो जाएगा 0। ठीक है ना। ये बताइए अब आपको बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये हमारी न्यू टेबल जो है वो बनेगी और इस न्यू टेबल के हिसाब से अपने को काम करना पड़ेगा, है ना। तो राउंडिंग ऑफ में एरर आ सकते हैं हमारे कैलकुलेशन के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये जो भी नंबर्स देख रहे हो आप, ये अपन ने एक्सेल की हेल्प से ले लिए हैं और हमारी लास्ट के अंदर जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। और ये जो भी अपना लायबिलिटी का अमोर्टाइज के टेबल है वो रिवाइज्ड रेट से बन जाएगा। ठीक है ना। अब बताइए क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है, कोई बात इसके अंदर नहीं समझ में आई, कोई बात पूछनी है तो बता दीजिए जरा। हाँ बताओ। हाँ 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 हाँ। हम्म। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ तो वो नए में होगी ना, अपन ने पढ़ा तो था ये। देखिए हमने ये वाली जो बात है वो यहाँ पे पढ़ी थी ना। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, मॉडिफिकेशन नहीं है अगर नए लोन के लिए आपने कोई खर्चा किया है। कहा था ना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, यदि न्यू लोन के लिए है तो आपको उसे न्यू लोन में एडजस्ट करना है, न्यू लोन के कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट करना है। लेकिन अभी तो अपना मॉडिफिकेशन, पुराने लोन में मॉडिफिकेशन हो रहा है ना। हाँ अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट हो तो देखिए आपको बता देते कि सीधी बात है कि अगर कोई भी आप रीस्ट्रक्चरिंग का काम कर रहे हो तो वो रीस्ट्रक्चरिंग के रिगार्डिंग ही कॉस्ट मानी जाती है, क्वेश्चन में दी हुई है। बाकी नाम से पढ़ के मालूम पड़ेगा कि क्या कॉस्ट है ना। प्रोसेसिंग फीस है, न्यू प्रोसेसिंग फीस है। अब देखिए अगर पुराने वाले में ही मॉडिफिकेशन हो रहा है तो प्रोसेसिंग फीस दोबारा नहीं लगती है ना, खर्चा ही लगता है आपका। तो जो भी खर्चा हुआ वो आपने यहाँ पे देखिए क्या किया, 9,50,000 रुपए में जो आप 950 देख रहे हैं ये 950 में एडजस्ट हो गया ना, 10 लाख में से 50,000 की फीस एडजस्ट हो गई, है ना। तो जो भी खर्चा होगा इस कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। और रही बात कैरिंग अमाउंट में अगर एडजस्ट हो जाता है तो आपको पता ही है कि अब ये नया कैरिंग अमाउंट आ गया, तो नया कैरिंग अमाउंट आ गया तो अब अपने को EIR भी नहीं निकालनी पड़ेगी, तो आपको ये EIR का कैलकुलेशन नया करना पड़ेगा। ठीक है ना, बताइए बात समझ में आएगी नहीं? तो इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं है? ठीक है। तो रिवाइज्ड EIR हमारी आ गई है यहाँ पे 10.989, 10.989 समथिंग परसेंटेज। एंड इसके हिसाब से आपको रिवाइज्ड अमोर्टाइज्ड टेबल बनानी पड़ेगी, रिवाइज्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी का आपको अमोर्टाइज टेबल बनाना पड़ेगा एज पर ACM। वो भी हमने बना लिया, दोनों काम हो गए हमारे। इसके बाद में अकाउंटिंग की क्या करेंगे आप? अकाउंटिंग क्या करेंगे? चलिए नंबर्स तो आप जान गए, टेबल्स भी आप पता लगा लिए, अकाउंटिंग का क्या करेंगे? अकाउंटिंग सर इसमें कुछ भी अकाउंटिंग नहीं होगी। देखिए आपने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को बदल ही दिया ना, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट को बदल दिया तो प्रोस्पेक्टिवली आपका इंटरेस्ट जो है अपने आप ही सही तरीके से बुक होता रहेगा। दूसरी बात ये कि फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी एक्सटिंग्विश नहीं हुई है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को आपको डी रिकॉग्नाइज करने की दरकार ही नहीं है, तो इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसका टेबल जो है वो चेंज हो जाएगी।
किसका? देखिए फेयर वैल्यूएशन तो वो तो डिपेंड करता है ना आपने मॉडल कौन सा ले रखा है। अगर आपकी लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू P&L है तो कल जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, मतलब जब अपन फेयर वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब की बात है, तो फेयर वैल्यू के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि फाइनेंशियल लायबिलिटी को फेयर वैल्यू कैसे करते हैं, डिफरेंस P&L में आता है। ये तो ACM की बात कर रहे हैं ना अपन। फेयर वैल्यू करना चाहे आप करिए, फेयर वैल्यू करिए जो भी आपकी मार्केट इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से। तो रही बात अकाउंटिंग जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, देखिए अकाउंटिंग जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, तो इसकी कोई अकाउंटिंग जर्नल एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये मॉडिफिकेशन है। और मॉडिफिकेशन में आपने क्या किया, आपने अपने नंबर्स बदल दिए बस फ्यूचर के, अपने आप ही फ्यूचर के अंदर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह या ज्यादा होने की वजह से इंटरेस्ट दोबारा नए रेट से आपका कैलकुलेट होते रहेगा, और नए रेट से कैलकुलेट होते रहेगा तो नए कैश फ्लो को वो रिप्रेजेंट करते रहेगा। ये हमारी अप्रोच नंबर 2 थी। इसकी अब अगर आप उसका सोल्यूशन देखेंगे तो देखिए ऐसा ही दिया हुआ है, इसने कोई अकाउंटिंग बता रखी है क्या? कोई अकाउंटिंग इन लोगों ने नहीं बता रखी है, ठीक है ना। नई हमारी टेबल बन जाएगी, नई टेबल से हमारा नया जो पैटर्न है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटा सा डाउट आया था कि यहाँ पे सर अकाउंटिंग जो जर्नल एंट्री है वैसे तो कुछ होगी नहीं इसकी, बट जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग गई है उसका क्या करेंगे? अब देखो सर ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो लगी गई है ना, भले ही चाहे ये केस अपना मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग लायबिलिटी का है लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो लगी गई है ना। तो एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट की छोटी सी जर्नल एंट्री देखिए, बहुत सिंपल सी एंट्री कि भाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंसेस जो भी जिस भी नाम से लिखना चाहें आप उसको डेबिट करके बैंक क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो इनकर हो गया। तो अब अभी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कितने की है, 50,000 रुपीज की है, राइट। तो ये लीजिए 50,000 रुपीज से मैं ये खर्चे की एंट्री डाल देता हूँ। तो अब ये एंट्री तो अपने को सबको ध्यान ही है। अब बेसिकली करना क्या है कि इस ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हमें, मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन बन गया ना, तो मॉडिफिकेशन के क्वेश्चन के अंदर इस ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हमें हमारे फाइनेंशियल लायबिलिटी के कैरिंग अमाउंट से एडजस्ट कर देना है। तो देखिए फाइनेंशियल लायबिलिटी के कैरिंग अमाउंट से आप इस ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एडजस्ट कर दीजिए। तो बेसिकली अब ये तो क्या है ना कि ये कॉस्ट एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री हुई है ना। तो मॉडिफिकेशन पे मैक्स टू मैक्स बस यही आपकी अकाउंटिंग एंट्री होगी, है ना। और बाकी इसकी मॉडिफिकेशन की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी क्योंकि हमारी अब जो नई अमोर्टाइज्ड कॉस्ट टेबल है वो बन जाती है। ऑल क्लियर? लेकिन सर अगर हम यहां पर क्या ऐसा कर सकते थे अप्रोच 1, मतलब एकदम एक्सटिंग्विशमेंट वाला जैसा कुछ काम कर सकते थे क्या? तो बिल्कुल किया जा सकता था। आपको उस कंडीशन के अंदर क्या करना था, नया कैरिंग अमाउंट रिकॉग्नाइज करना था, पुराना कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज करना था, खर्चे को P&L में डाल देना था। खर्चे को आपको कहां पे डाल देना था, प्रॉफिट लॉस के अंदर डाल देना था। तो ये तो सर एकदम ही एक्सटिंग्विशमेंट जैसा ही हो गया। फिर तो फिर बात ही क्या रहेगी। अच्छा बताइए एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो प्रेफर किसको देंगे आप, प्रेफरेंस किसको मिलेगी? अप्रोच 2 इज ऑलवेज अ प्रेफर्ड अप्रोच, ठीक है ना, हमेशा प्रेफरेंस आप इसी को देंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी देखिए इसी को इलस्ट्रेट करके बता रखा है। इस एग्जांपल का इलस्ट्रेशन का जो आंसर इन लोगों ने दिया है वो कौन से अप्रोच से दिया है, 950 कर दिया ना इन्होंने। देखिए तो 950 करने का मतलब क्या हो गया, अप्रोच नंबर 2 लगा दी। आई बात समझ में? बताइए क्या आपको अब सारी की सारी बात समझ में आई? मॉडिफिकेशन और एक्सटिंग्विशमेंट, है ना। एक्सटिंग्विशमेंट मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके रिगार्डिंग हमने ये क्वेश्चंस किए और कॉन्सेप्ट भी पढ़े। उम्मीद करता हूँ कि बात सारी की सारी अब आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे की चर्चा करेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। और मीनवाइल यदि आपको इसके इस टॉपिक में यदि कोई डाउट है तो बता दीजिए। चलिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।